My dear friend, today I am discussing the most important and interesting facts of geography. I have collected many questions. Either you don't know the answer or you make mistake in the examination. मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं या तो वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि हाल के ही एग्ज़ाम में 2019 2020 इस नए पैटर्न जो बदलाव हुआ है उस पैटर्न पर आधारित जो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में रखा है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे अगर कोई पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो फिर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये सेकंड क्वेश्चन होता है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते होंगे बट आपके दिमाग में ये होगा कि हाँ इस टाइप का तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैंने आज आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने आज वही किया है, वो सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है और मैं आपको डिटेल में उसको बताने जा रहा हूँ। वन लाइनर के रूप में मैंने लिखा है बट मैं आपको डिटेल में से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। शुक्र ग्रह को लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं इंग्लिश में शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है, इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और ये पृथ्वी की बहन भी कही जाती है। और इसी ग्रह को पूछा गया है एग्जाम में लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? लूसीफर ग्रह के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसे महाद्वीपीय ताक भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात करें विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय ताक कहाँ है, तो ये कहाँ पे है? साइबेरिया या रूस में है। आपको ये जानना जरूरी है कि महासागरीय ताक कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है। जो छिछला पार्ट होता है ना, जहाँ पे गहराई कम होती है और जहाँ पे वन्य जीव ये बोल सकते हैं, मतलब जलीय मछलियाँ ये सारे बहुत पाए जाते हैं, तो उस केस में उसे क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। और भारत का सबसे चौड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। और विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय ताक या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पे है? साइबेरिया, जो कि रूस में है। आगे बात करते हैं। सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, बियाफो, ये सारे के सारे हिमनदी जो हैं ये किस हिमालय श्रेणी में आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सियाचिन जो है वो किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। आप जानते हैं सियाचिन जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो पूछा गया था कि ये किस श्रेणी में आते हैं। तो आगे ये भी पूछा जा सकता है कि बाल्टोरा, हिस्पर, बियाफो, ये सारे के सारे जो हिमनदी हैं ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में आते हैं। आप जानते हैं कि हिमालय के 4 श्रेणियां मेनली पाए जाते हैं। पहला जो है वो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वो बृहद हिमालय। तीसरा जो है लघु हिमालय के रूप में जाना जाता है। और लास्ट जो है शिवालिक हिमालय के रूप में जाना जाता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाए थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया करके, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप उसे जाके देखिए। वहाँ पे मैंने हिमालय को फुल कवर किया था, पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था हर एक श्रेणी को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो फिर सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर और बियाफो, ये हिमनद हिमालय की किस श्रेणी में आते हैं? तो हिमालय की ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की श्रेणी में आते हैं। अब लद्दाख श्रेणी हिमालय के किन 2 श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो काराकोरम और जास्कर के बीच स्थित है। मैं आपको बता दूं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ के साइड में काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है और इनके ही पैरेलल नीचे के साइड आके कौन सी श्रेणी है? कैलाश श्रेणी है। तो पूछा जा रहा है कि लद्दाख श्रेणी हिमालय की किन 2 श्रेणियों के बीच में आती है? तो लद्दाख श्रेणी काराकोरम तथा जास्कर श्रेणी के बीच में आती है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, यहाँ पूछा गया था अन्नपूर्णा
पर्वत श्रेणी जो है, पर्वत की चोटी जो है, अन्नपूर्णा चोटी किस देश में स्थित है? तो वो नेपाल उसका आंसर होगा। मैंने साथ में दो और को जोड़ा है, धौलागिरी ये भी और मकालू। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, ये तीनों किस देश में स्थित ऊंची चोटियां हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद की चोटियां ये सारी हैं उससे कम पर बहुत ही महत्वपूर्ण चोटियां हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू। तो ये किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पुल जिसे बोगीबिल पुल कहा जाता है किन दो जगहों को जोड़ता है? तो ये डिब्रूगढ़ से धेमाजी को जोड़ता है। बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित चेनानी नासरी सुरंग किस नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चेनानी नासरी सुरंग जो है, पहली बात तो वो कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। और चेनानी नासरी सुरंग जो है वो सबसे बड़ा सड़क सुरंग है, सबसे लंबा सड़क सुरंग है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है। आप इसको याद करने के लिए पटनी टॉप को पत्नी टॉप करके भी याद कर लीजिए। तो ये पटनी टॉप सुरंग जो कि NH 44 पर स्थित है, जिसका दूसरा नाम चेनानी नासरी सुरंग भी है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में है। और यही अगला क्वेश्चन भी बनता है, पटनी टॉप हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ब्यूफोर्ट पैमाने का इस्तेमाल किसे नापने के लिए किया जाता है? हवा की गति। आप देखते हैं जब कोई साइक्लोन आने वाला रहता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि उसकी गति 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से है। तो ये किस पैमाने का इस्तेमाल करके बताया जाता है? तो मौसम विभाग के द्वारा ब्यूफोर्ट पैमाने का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप जानते ही होंगे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यहीं पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये शायद आप नहीं जानते होंगे, बट ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कौन सा होगा? न्यू गुयाना। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो कि आप जानते हैं। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गुयाना। आगे बात करते हैं, पहला निजी क्षेत्र का रिफाइनरी, पहली दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहला निजी क्षेत्र का रिफाइनरी कहाँ पे बनाया गया? तो ये कहाँ पे बनाया गया? जामनगर, गुजरात में बनाया गया। और इसे किसने बनाया? रिलायंस इंडस्ट्री ने बनाया। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? हम बात कर रहे हैं विश्व का। तो विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग जो है वो मिसिसिपी नदी, जो कहाँ बहती है? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। ये मिसिसिपी नदी पर बनाया गया सबसे लंबा कौन सा है? अंतर्देशीय जलमार्ग, जिसे आप अंग्रेजी में इनलैंड वाटरवे कहते हैं। तो ये सबसे लंबा इनलैंड वाटरवे किस नदी पर है? मिसिसिपी नदी पर है। मानचित्र पर दो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मानचित्र पर दो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। फिर आएगा दो समान दबाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोबार कहलाती है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, समुद्र में दो समान गहराई में दिखाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मानचित्र पे नहीं, समुद्र की दो समान गहराई को दिखाने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? आइसोबाथ कहलाती है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव मंडी कहाँ स्थित है? क्या आप ये जानते थे? आपको सिर्फ इतना पता होगा प्याज नासिक में ज़्यादा होता है, बट वहाँ पे कौन सी है जो कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है? तो उसका नाम क्या है?
लासल गांव मंडी, जो कि कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ये सबसे गहरी खाई होती है और ये विश्व की सबसे गहरी गहरी घाटी होती है, जो कि ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ये कोलोराडो नदी जो है यूएसए में बहती है, वही है। अब पूछा जाता है, ये तो विश्व का हो गया, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का ग्रैंड कैनियन किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है भारत का ग्रैंड कैनियन? गंडीकोट घाटी। और ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में एक गंडीकोट घाटी, ये गांव का भी नाम है। गंडीकोट एक गांव है आंध्र प्रदेश में, वहीं पे ये घाटी पाई जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है? भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पोंगा बांध किस नदी पर और कहाँ स्थित है? तो पोंगा बांध जो है वो ब्यास नदी पर कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिंधु नदी पाकिस्तान में किस जगह पर प्रवेश करती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? मिठानकोट जगह का नाम है, जहाँ पे सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर कहाँ पे जाती है? मिठानकोट पाकिस्तान, कुछ पार्ट जम्मू कश्मीर को कवर करते हुए ये कहाँ पे चली जाती है? पाकिस्तान के मिठानकोट में चली जाती है। सिंधु नदी भारत में किस जिले में प्रवेश करती है? अब भारत में किस जगह पे प्रवेश करती है, किस जिला में? लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो वही लद्दाख जो एरिया है वहाँ पे प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है? बैकाल झील। अब ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, पूछा जाएगा आपको कि ये विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? सर्बिया में स्थित है। मैंने इस पूरे ही वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज बच्चे कोई भी बुक ल्यूसेंट या किसी और बुक का सहारा लेते हैं और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको क्वेश्चन थोड़ा अनजान जैसा मिलता है। आपको मैं एक सजेशन आज देना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाइए, एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन बनाइए। यही 1-2 साल जो पहले पूछा गया है डिफरेंट एग्ज़ाम में, एसएससी में, रेलवे में, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप एक जगह लिखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आज आपके लिए किया हूँ इस वीडियो में, वही काम आप खुद कीजिए। हर एक चैप्टर को उठाइए और हर एक क्वेश्चन को लिखिए आप, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो नेट पे आप सर्च करके उसको खोजिए और फिर आप एग्ज़ाम में बैठ के देखिए, आपको कहीं ना कहीं वही सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी में से संबंधित है? तो ये ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये कौन सा है? जोगियागढ़सोप्पा जलप्रपात, और कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? ये तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगियागढ़सोप्पा। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला। आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस जगह पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। भारत का कौन सा जलप्रपात विवर्तनिक गतिविधि के कारण बना है? विवर्तनिक गतिविधि को इंग्लिश में टेक्टोनिक एक्टिविटी बोलते हैं। वो प्लेटों के टकराने से, इसे हिंदी में आप समझिए तो प्लेटों के टकराने से। तो भारत का कौन सा जलप्रपात विवर्तनिक गतिविधि के कारण बना है? तो वो कौन सा है? ये जलप्रपात नहीं, यहाँ झील होगा। तो कौन सा बना है? वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का वुलर झील जो है वो टेक्टोनिक गतिविधि या
प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप बना है। सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? सबसे अधिक लवणता वाला झील सांभर झील है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में खारे पानी की झीलें हैं? तो खारे पानी की सबसे अधिक झीलें कहाँ पे हैं? राजस्थान में हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप ये जानते होंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सैडल पीक जो है या सैडल चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। काली मिर्च सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो काली मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा होता है? केरल करता है। इससे मसालों की रानी भी कहा जाता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो पेंच कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है पेंच। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये आप जानते होंगे, नागार्जुन सागर जो कि टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। तो भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच, महाराष्ट्र। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, घाघरा, गंडक, गोमती, ये सभी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। तो जानते ही आप यमुना, आप नाम बस याद कर लीजिए। यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, घाघरा, गंडक और गोमती, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। मैंने गंगा रिवर सिस्टम पे और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और सिंधु रिवर सिस्टम पे एक एक वीडियो बनाया है, आप उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो गोदावरी की दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की दक्षिणी सहायक नदी कहने का क्या मतलब है? इसे इंग्लिश में राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। मतलब जो गोदावरी नदी जैसे बह रही है, जो उसका बहाव है, उसके दक्षिण साइड से कौन सी नदी आके मिलती है? तो गोदावरी की दक्षिणी सहायक नदी जो है या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी आप बोल सकते हैं, वो कौन सी है? मंजीरा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, धनश्री नदी किसकी सहायक नदी है? अब विद्यार्थी कंफ्यूज, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो आप देखिए, मैंने सारे के सारे नदी जो भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और जो बाएं तरफ से आके मिलती है, तो वो कौन कौन सी है? दिबांग है, लोहित है, धनश्री है तथा कोलोंग नदी। ये चार नदियाँ जो हैं ये बाएं तरफ से आके ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र की वहीं दाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है? जिया भराली, मानस नदी, रैडक नदी, जलढका नदी, तिस्ता नदी और सुवर्णश्री। जिसमें से तिस्ता और सुवर्णश्री तो कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुवर्णश्री किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आगे जिया भराली भी पूछा जा सकता है, मनास भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप उसको थ्रूली पढ़िए जिससे आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। गंगा तथा कृष्णा डेल्टा के बीच कौन सा तट स्थित है? उत्तरी सरकार तट, जो कि गंगा का डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में स्थित है। यूरोप में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यूरोप में, जो कि एक महाद्वीप है, तो उसमें किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व नीदरलैंड का है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आप जानते हैं उत्तर पूर्वी मानसून को लौटते हुए मानसून के रूप में भी जाना जाता है। और इससे किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे, आप ज़रूर देखिएगा उसको, जिसमें मैं पूरे के पूरे मानसून के पैटर्न को कवर करूंगा। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून
के कारण किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में फूलों की खेती में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में जो है फूलों की खेती में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु सबसे अग्रणी है। कौन सा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है? और जानते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे ओल्डेस्ट श्रृंखला है। और ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्थित है। और ये रायसीना हिल आप सुनते होंगे, जो जिस पे राष्ट्रपति भवन स्थित है, तो वो रायसीना हिल जो है वो इसी का एक पार्ट है। किस? अरावली श्रेणी का ही एक पार्ट है। तो अब कहाँ से कहाँ तक स्थित है? पश्चिम में गुजरात से शुरू होकर उत्तर में दक्षिण तक स्थित है। भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो भारत में यहाँ पे 2 जगह आता है। अब मैं आपको ये कन्फ्यूजन ही क्लियर कर देता हूँ। जैसलमेर में जो बारिश होती है वो 8 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है, और लेह में जो बारिश होती है वो 20 सेंटीमीटर से नीचे बारिश होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है। देखिए, सबसे कम बारिश वाला स्थान 2 ही स्थान मेनली हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मेनली, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। या तो वो बर्फ़ से ढका हुआ जगह होगा, हमेशा बर्फ़ रहता है वैसा जगह होगा, या फिर वो मरुस्थल होगा। तो इंडिया में भी वही बात है। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, जहाँ की लेह भी आपको कभी कभी ऑप्शन में रहेगा। तो जब लेह ऑप्शन में रहेगा तो लेह मारिएगा, और जब जैसलमेर रहेगा तो जैसलमेर मारिएगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। विश्व में किस गैर ध्रुवीय स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो विश्व में किस गैर ध्रुवीय स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? गैर ध्रुवीय इस लिखने का मतलब है अंटार्कटिका का जो एरिया है वहाँ पे तो वर्षा नहीं के बराबर ही होता है, उनको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। तो विश्व में किस स्थान पर, किस गैर ध्रुवीय स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो ये कहाँ पे होती है? आटाकामा मरुस्थल। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आटाकामा मरुस्थल किस जगह पे स्थित है? तो चिली में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस बंदरगाह का निर्माण मुख्यतः लौह अयस्क को जापान भेजने के उद्देश्य से बनाया गया है? जो लौह अयस्क भारत में उत्पादन होता है उसको जापान भेजने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? तो कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। हिमालय की कौन सी श्रेणी हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमालय की श्रेणियों में बृहद हिमालय तो बर्फ़ से ढका रहता है ज़्यादातर समय। तो ये उसके नीचे जो हिमाचल हिमालय, या उसी को हम लघु हिमालय कहते हैं, ये लघु हिमालय जो होता है वहाँ पे बहुत सारी हिल स्टेशंस हैं। मैं आपको हिल स्टेशन का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है, बताऊँगा आगे। वर्षा की सर्वाधिक भिन्नता वाला प्रदेश कौन सा है? मतलब कहीं कम वर्षा, कहीं ज़्यादा वर्षा, इस तरह का कौन सा प्रदेश है? भिन्नता, वेरिएशन। तो वेरिएशन, रेनफॉल वेरिएशन वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो गुजरात है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता कहा जाता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। कौन सा दर्रा काराकोरम श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी को जोड़ता है? तो काराकोरम श्रेणी और उसके नीचे लद्दाख श्रेणी था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इन दोनों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? अब दर्रा तो समझते होंगे, पास जो 2 पहाड़ियों के बीच का जगह होता है जहाँ से होके उसको पार किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अखिल दर्रा हो जाएगा। बारालाचा तथा सिपकिला किस राज्य के दर्रे हैं? इंपॉर्टेंट दर्रे हैं इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। बारालाचा और सिपकिला हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आगे बात करें थांगला, नीति, लिपुलेख। नीति और लिपुलेख तो आप जानते होंगे, एक और जोड़ लीजिए इसमें थांगला। तो ये किस राज्य के दर्रे हैं? तो ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो। जो भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को।
लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जवाहर सुरंग, जवाहर टनल जो है वो किस दर्रे में स्थित है? तो वो बनिहाल दर्रा में स्थित है। मतलब जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है और बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में है। अब उत्तराखंड के मुलायम घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड के मुलायम घास के मैदान को बुग्याल या पयाल कहा जाता है। मैं जब आपको पढ़ा रहा था शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की श्रेणी है, तब मैंने ये चर्चा किया था यहाँ पर मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में इन मुलायम घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल या पयाल कहा जाता है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आपने गुलमर्ग नाम सुना होगा। ये मर्ग जो लास्ट में लगा है वो वहाँ के घास के मैदान के ही कारण लगा है और जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदान को मर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, बिनसर। देखिए इसमें से रानीखेत और बिनसर ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और बिनसर ये सारे के सारे हिल स्टेशन कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। क्या आपको हिल स्टेशन का मतलब ही समझ में आता होगा? हिमाचल प्रदेश या फिर वो हो जाएगा ऐसे ऐसे जगह पे, जैसे बात करें पश्चिम बंगाल की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, यहीं पे आपके दिमाग में हिल स्टेशन होगा। अगर यही पूछ दिया जाए दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आश्चर्य होगा कि कहाँ पे आ गया ये। उड़ीसा में स्थित है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। मिसमी, अभोर, मीरी और डाफला ये सब कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ हैं। और मैं आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताऊं कि इन्हीं सब के नाम पे उत्तरांचल, जब आप पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी पहाड़ियों का भी नाम है। मिसमी पहाड़ी, अभोर पहाड़ी, मीरी और डफला ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पे ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के अंतर्गत आप 4 पहाड़ियाँ पढ़ेंगे और उनका नाम उसी जनजाति आदिवासियों के नाम पर पड़ा है। ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। चुम्बी घाटी भारत में कहाँ पे स्थित है? मतलब किस एरिया को कवर करती है भारत में चुम्बी घाटी? तो ये सिक्किम को कवर करती है। संघाई शहर किस नदी के मुहाने पर है? और यांगजी सिक्यांग नदी, पूरा नाम इसका है यांगजी नदी। संघाई जो कि महत्वपूर्ण शहर है, कहाँ का? चाइना का। तो ये कहाँ पे स्थित है? यांगजी नदी पर स्थित है। और ये जो नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। मैं विश्व की सबसे बड़ी नदी की नाम नहीं कर, विश्व की तो सबसे बड़ी नदी जो है वो नील नदी है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी नदी किसे कहा जाता है? इसी नदी को, यांगजी सिक्यांग नदी को। और इसी के किनारे पे कौन सा शहर स्थित है? संघाई शहर स्थित है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? आप सब जानते होंगे, नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी जो आप सुनते हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर या फिर उसे दूसरा नाम कालूमार चोटी भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा? गुडविल हिल जो है, गुडविल पिक जो है वो, या फिर आपको पूछा जाएगा कालूमार चोटी ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीचे आपको ऑप्शन रहेगा सतपुरा की, विंध्य की, अरावली की। आप कंफ्यूज, आपको पता है सद्भावना शिखर, बट कालूमार चोटी आपने साथ में याद नहीं किया है। तो क्वेश्चन इसी तरह से ट्विस्ट आजकल किया जाता है। तो विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कालूमार चोटी, सद्भावना शिखर या गुडविल पिक। आगे बढ़ते हैं। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुरा की धूपगढ़ी जो है वही सबसे ऊंची चोटी है। भारत के किस शहर को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो एथेंस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है?
एथेंस आप जानते हैं, जहाँ पे क्या हुआ था, ग्रीक का एक जगह एथेंस, और यहीं पे सबसे पहले ओलंपिक गेम हुआ था। तो फिर भारत के किस शहर को एथेंस ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मदुरै। आपने नाम सुना होगा मदुरै का। और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है कि मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? तो वैगई नदी के किनारे, वैगाई नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं हैंगिंग गार्डन। वैसे तो एक हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में स्थित है, ठीक है, लेकिन हम इंडिया के हैंगिंग गार्डन की बात कर रहे हैं। हैंगिंग गार्डन, या इसे दूसरा नाम दिया गया है फिरोज शाह मेहता गार्डन, कहाँ स्थित है? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिल स्टेशन है जहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा। और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और क्यों स्थित, और इसका क्या खासियत है कि यहाँ से आप सनसेट व्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं, सूर्य को डूबते हुए आप देख सकते हैं। लगेगा आपको जैसे अरब सागर में सूर्य लटका हुआ है, ऐसे डूब रहा है। तो इस तरह से यहाँ से ये व्यू जो है बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये बहुत ही फेमस है। हैंगिंग गार्डन या फिरोज शाह मेहता गार्डन कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हल्दी घाटी दर्रा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो हल्दी घाटी युद्ध भी आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो वही हल्दी घाटी दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो अरावली श्रेणी में स्थित है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम है वो दृशद्वती नदी, ये हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? दृशद्वती नदी। आगे बात करते हैं बनास नदी। पूछा जाता है चंबल की सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। और ये किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। एक और नदी बहती है जो कि लूनी नदी है, राजस्थान में बहती है और रन ऑफ कच्छ में वो समाप्त हो जाती है, और वो किसी समुद्र में नहीं गिरती है। लूनी नदी का ये खासियत है, वो रन ऑफ कच्छ में ही जाके समाप्त हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे बनास नदी की। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। ये किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। रूपकुंड या कंकाल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ये थोड़े दिन न्यूज़ में भी फेमस रहा था, क्योंकि यहाँ पे लगभग 500 के लगभग कंकाल मिलते हैं। वहाँ इस झील के किनारे में आपको ह्यूमन जो कंकाल हैं वो मिलते हैं, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो मिलते हैं, मतलब मरे हुए आदमी का कंकाल मिलता है। तो इसीलिए ये फेमस है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। रूपकुंड तथा कंकाल झील ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के साइड में ही ये जगह है, तो वहाँ पे ये स्थित है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर स्थित है। इस तरह से मैंने जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्ज़ाम के, जिससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन किसी बुक में ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, जो आज के पैटर्न के बेस्ड पे था, मैंने आज उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर ऐसे ही वीडियो और आपको चाहिए, हर एक सब्जेक्ट पे अगर आपको चाहिए, आज के पैटर्न से बेस्ट क्वेश्चंस चाहिए, तो हमें नीचे आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जो घंटा का बटन होता है आप उसे दबा लें, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में हम।